अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो, वी आर लाइव। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सब लोग बोलते हैं कि क्या ये वीडियो काफ़ी है, तो हाँ, ये वीडियो काफ़ी है। इसमें हम सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे, और सिर्फ ये वीडियो देख लेने से नीट के लिए आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको कहीं और जाके कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा एक और सीरीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, उसमें हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, तो वो वाला जरूर देख लेना। ऑलराइट, शुरू करते हैं क्लास को। ये है अन अकेडमी एंड गेम नीट फिजिक्स सीरीज विद विक्रांत किरार। जो लोग मुझे नहीं जानते, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम विक्रांत किरार है। मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, और ये जो वीडियो है इसमें हम सारा का सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, इस सीरीज के सभी वीडियोस और सारे कलरफुल नोट्स को डाउनलोड करने के लिए और वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिए आपको आ जाना bit.ly/physics endgame। अपने ब्राउजर में जाओ, वहाँ पर इसको टाइप करो, आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगी, कलरफुल सारी चीज़ें। बदले में मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दो विद हैशटैग फिजिक्स एंड गेम। आप मुझे टैग भी कर सकते हो, अपनी स्टोरीज में डालना है आपको, तो प्लीज़ डालो यार, थोड़ा शेयर वेयर करो। और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हो, ताकि जब भी मेरी फ्री स्पेशल लाइव क्लास होंगी तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, हम साथ में लाइव पढ़ेंगे। उसके लिए करना क्या है, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो कि एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। कहीं पे भी डाउनलोड करो, अपना फ्री अकाउंट बनाओ, एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री अकाउंट बनाओ, और इस तरीके से फ्री अकाउंट जब बना लोगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो फिर सर्च करना VIKRANT, सर्च करोगे, मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। फॉलो का बटन दबा देना, बेल आइकन यहाँ पे नहीं होता, यूट्यूब पे होता है, तो प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। और उसके बाद आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। तो फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए भी आपको ना मेरा कोड VIKRANT यूज करना पड़ेगा। ये करते ही आपका फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। आप मेरी कोई सी भी एग्जिस्टिंग लाइव क्लास देख सकते हो, जो अपकमिंग फ्री लाइव क्लासेस है उनमें आ सकते हो, साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस तरीके से हम वहाँ पर लाइव पढ़ते हैं। एक लो डेटा कंजम्पशन वाला व्हाइट बोर्ड होता है, डिजिटल डिजिटल बोर्ड बोलना चाहिए, मैं बार बार क्यों से व्हाइट बोर्ड बोलता हूँ, ये तो व्हाइट है भी नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है यहाँ पे, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ऑडियो मैसेजेस भी आप भेज सकते हो। नए वाला जो अपडेट आ गया उसमें सवाल उठता है, क्या यूट्यूब काफ़ी नहीं है, यूट्यूब पे क्यों पढ़ा रहे हो फिर? तो यूट्यूब काफ़ी है, लेकिन यूट्यूब पे साथ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, और यूट्यूब इज़ नॉट मेड फॉर एजुकेशन। वो उस तरीके से अभी तक बना नहीं है, तो उसमें बहुत भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं है, फिर तो किताबों से भी पढ़ के अपना सिलेक्शन करा सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में छोटी छोटी एजेस भी अगर आपको मिलती रहे, छोटे छोटे बेनिफिट्स भी मिलते रहे, तो वो इफेक्टिवली आपकी रैंक काफ़ी इंप्रूव करा सकते हैं। आपका कॉलेज बदल सकता है, और उससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बहुत बड़े बड़े असर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जितनी बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, आपको ले लेने चाहिए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो आप ले सकते हो वो है प्लस एडवांटेज। प्लस सब्सक्रिप्शन आप अनअकैडमी का ले सकते हो। उसमें आपको क्या मिलता है, इंडिया की टॉप फैकल्टी डेली लाइव क्लासेस लेती है, वहाँ पर डेली पढ़ते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोर्स बने हुए हैं, और हर हफ्ते नए नए कोर्सेज और बैचेस लॉन्च होते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, और सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं होता है, इसीलिए आप वहाँ पे हर हफ्ते टेस्ट और क्विज दे सकते हो। तो उससे आपको पता चलेगा, अच्छा मेरी प्रिपरेशन हुई थी, मुझे तो लग रहा था मैंने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन एक्चुअली क्या उससे मार्क्स आते हैं, क्या कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे मार्क्स का, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लस सब्सक्रिप्शन के अलावा और एक सब्सक्रिप्शन है जो है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बहुत सारे फायदे एक्स्ट्रा हैं। जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन वाले सारे बेनिफिट्स तो वहाँ मिलते ही हैं, साथ में एक्स्ट्रा मिलता है हमें स्टडी प्लानर और एक पर्सनल कोच जो कि मेंटोरशिप है। तो आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिलती है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट्स होते हैं। तो आई थिंक ये मेरा फेवरेट फीचर है। तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। प्लस या आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप 2 साल का या फिर 1 साल का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो आप 18 महीने यानी 1.5 साल या फिर आधे साल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड VIKRANT यूज़ करोगे, तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। तो आज ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज़ माई कोड ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और एक चीज़, इस सीरीज़ के सारे कलरफुल नोट्स के लिए आ जाना bit.ly/physics एंड गेम। हाँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ एलियन आ चुका है फिर से, तो हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर।
सबसे पहले हम पढ़ने वाले बार मैग्नेट। हम एनसीईआरटी के ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं। आज मैंने एनसीईआरटी से ऑर्डर को मैच करा दिया है। बार मैग्नेट क्या होता है? एक बार होती है जो कि मैग्नेट होती है। मैग्नेट क्या, हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। क्या कोई मुझे बता सकता है इनमें से नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल होता है लाल वाला। तो रेड से हमारा नॉर्थ में पॉइंट करता है जो कंपास होता है। कंपास में भी आपने देखा होगा एक रेड कलर की नीडल होती है, उस पर एक सिरे को रेड कर देते हैं, वो नॉर्थ को पॉइंट करता है। ऐसे आप याद कर सकते हो, रेड ऑलवेज पॉइंट्स नॉर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं। सिमिलरली वैसी ही चीज़ हमें होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमारे पास देखो, ये अगर एक बार मैग्नेट है तो यहाँ पर से नॉर्थ पोल से इस तरीके से लाइंस निकलती है और साउथ पोल में वापस इस तरीके से आ जाती है। इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन में एक डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देखा था कि जितनी भी फील्ड लाइंस होती थी ऐसे पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी, बाहर निकलती थी, और किसी नेगेटिव चार्ज पे जाकर के इस तरीके से एंड होती थी। कहीं एक स्टार्ट पॉइंट होता था, कहीं एक एंड पॉइंट होता था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होता, उनका हमेशा कंटिन्यूअस लूप चलता है। अगर कोई नॉर्थ पोल से लाइन निकल गई है तो वो कहीं पे भी जाए, ऐसे घूम घाम के वापस जरूर आएगी वो, और पूरा लूप कंप्लीट करेगी ही करेगी। दरअसल ऐसा नहीं होता है, हमारे पास इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, पर पॉइंट इज की लूप कंप्लीट होता है। तो इस चीज को, हमारे पास चार प्राइमरी पॉइंट्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड लूप्स बनते हैं अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, वह यहां पर कोई सोर्स और सिंक नहीं होता है। नो सोर्स और सिंक। सोर्स का मतलब क्या हुआ? जहां से चीजें स्टार्ट होती है, यानी कोई एक पॉइंट नहीं है। जैसे पॉजिटिव चार्ज से वहां पे लाइन स्टार्ट होती थी तो हम बोलते थे पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स ऑफ फील्ड लाइंस है। नेगेटिव चार्ज को हम बोलते थे यहाँ पे आके खत्म हो रही है तो हम बोलते थे वो एक सिंक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक लाइंस में ऐसा नहीं होता है, हमारे पास कंप्लीट एक लूप होता है। ओके, और यहीं से हमें ये चीज पता चलती है, जैसे हमारे पास वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज होता था, वहां से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती थी। क्योंकि यहाँ पर लाइन गई है, अगर मैग्नेटिक लाइन है तो वो कंप्लीट होगी। तो इसी से हमें पता भी चलता है कि कोई भी हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता है। तो इसको बस अभी लिख लो, क्या है इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। तो इसको लिख लेंगे, का मतलब नो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। और यही है हमारा गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज व्हाट गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। हाँ, तो ये तो गई हमारी थ्योरी। अब काम की बात पे आते हैं कि हमारे पास जब भी ऐसे कोई फील्ड लाइंस होंगी यहाँ पर, तो किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो ये जो फील्ड लाइन जा रही थी ना उसके ऊपर टेंजेंट बना दो, तो वही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। ध्यान दे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। इसके कारण जो फोर्स लगता है वो इधर उधर किधर भी लग सकता है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे हमारा पॉइंट नंबर 2, टेंजेंट gives direction of p। तीसरा पॉइंट आएगा डू नॉट इंटरसेक्ट। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आपस में। और एक चौथा पॉइंट हो जाएगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां पर क्लोजर होंगी, यहाँ पे पास पास होंगी, यानी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पास पास है, इधर कहीं आप आओगे तो यहाँ पे थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमारे पास आ जाता है क्लोजर, इसका मतलब हो जाता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड।
यहाँ पर हमारे पास ये जो फील्ड लाइंस आ रही थी, ये आ रही थी एक बार मैग्नेट से। आप सभी ने इसके बारे में बचपन में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में भी ये तो बार मैग्नेट पढ़ी होती है। सेम फिनोमेना हमें देखने को मिलता है फाइनाइट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होती है? जब भी हम तार को ऐसे 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 घुमा देते हैं तो हमारी सोलेनॉइड बन जाती है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। फाइनाइट का मतलब वो इनफाइनाइटली लंबी नहीं है, उसकी कुछ फिक्स लेंथ है। तो यहाँ से अगर इनफाइनाइट होती तो इसके अंदर तो इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास बार मैग्नेट होती है। बार मैग्नेट को जिस तरीके की दिखती है, उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। याद कर लो, नॉर्थ पोल लाल होता है, नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है। साउथ पोल ब्लू होता है, साउथ की तरफ वो पॉइंट करता है। ठीक है, तो बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करती है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक डाइपोल होता था। कैसा होता था डाइपोल? आपको याद है? यहाँ पर प्लस चार्ज होता था, यहाँ पर माइनस चार्ज होता था, दोनों एक डिस्टेंस पर होते थे। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम बोल देते थे कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब हमारे पास ये जो होती है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, पहले हम सारी की सारी चीज़ें लिख लेंगे। नॉर्थ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, और ये होता है हमारा रेड। साउथ पोल पॉइंट्स टूवर्ड्स साउथ, ये होता है हमारा ब्लू। ओके, हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, जिसको हम स्मॉल m से लिखते हैं, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू होती है किसी लूप के लिए। लूप में जब करंट होता है, एक लूप होता है, उसका एरिया होता है। कल के वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, उसकी वैल्यू आ जाती है NIA। NIA, यहाँ पर n क्या है? जितनी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर होती हैं वो n हो जाता है, इसमें जितना करंट है वो I हो जाता है, और इसका जो भी एरिया है वो एरिया हो जाता है। और एरिया का जो डायरेक्शन होता है, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, वही हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन हो जाता है। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला डाइपोल बनाना होता था तो हम क्या करते थे? हम दो चार्जेस को इस तरीके से रख देते थे, एक पॉजिटिव होता था, एक नेगेटिव होता था। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो जाता था। अगर हमें मैग्नेटिक डाइपोल बनाना है तो हम क्या करेंगे? एक इस तरीके से लूप बनाएंगे, उसमें थोड़ा सा करंट डाल देंगे, तो हमारे पास एक ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल आ जाएगा जिसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी NIA, और जिसका डायरेक्शन हो जाएगा एरिया के परपेंडिकुलर। खत्म। ये हमने एक मैग्नेटिक डाइपोल बना लिया है। और ये जो बार मैग्नेट होती है, ये भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही काम करती है, बस ये परमानेंट है। इसको मैग्नेटिक डाइपोल बनाने के लिए हमें करंट नहीं घुमाना पड़ रहा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे परमानेंट मैग्नेट्स बनाई जाती हैं। हाँ, ओके। अब कहने के लिए तो देखो, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल में क्या होता था? एक नेगेटिव चार्ज होता था, एक पॉजिटिव चार्ज होता था। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम बोलते थे डाइपोल। लेकिन मैग्नेट्स में ऐसे मोनोपोल नहीं होते हैं कि यहाँ पर एक साउथ पोल था, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल था। अलग अलग नहीं होते हैं वो, कुछ ना कुछ इनके अंदर मैकेनिज्म होता है। लेकिन उसी सिमिलर एनालॉजी बनाने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम ऐसा बोल देते हैं कि अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है जिसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू m है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, अच्छा इसको कैपिटल M भी लिख सकते हो आप। उसमें हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस QM है, यहाँ पर माइनस QM है। अच्छा, इस तरफ मैं प्लस कर देता हूँ, इस तरफ माइनस कर देता हूँ, और इस तरीके से हमारे पास एक बार मैग्नेट है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा, जिसको हम स्मॉल m से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, स्मॉल m की वैल्यू क्या हो जाती है? स्मॉल m की वैल्यू हो जाती है, स्मॉल m इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल की ही तरह यहाँ पर वहाँ चार्ज होता था, चार्ज को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? हम मैग्नेटिक मोनोपोल बोलते हैं इसको। मैग्नेटिक चार्ज इक्विवेलेंट आप समझ सकते हो, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमारे समझने के लिए हम उसको इस तरीके से समझते हैं। तो इसको हम लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी QM इंटू L। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, बस। ठीक है, ये बस समझने का तरीका है, रियलिटी में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मैग्नेटिक चार्ज कुछ होता नहीं है, मैग्नेटिक मोनोपोल होता नहीं है।
इसको भी लिख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ऑल गुड, ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब बार मैग्नेट के कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। देखो बार मैग्नेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। हमारे पास मान लो यहाँ पर एक बार मैग्नेट है और हमको बोल दिया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी m। ठीक, और अब हमने इसको बीच में से तोड़ दिया, यहाँ पर से ऐसे बीच में से तोड़ दिया, तो अब हमारे पास दो अलग अलग बार मैग्नेट्स हो जाएंगी। उनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे? हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स थे वो रहे होंगे ज़रूर। मान लो ये है हमारा नॉर्थ था, सॉरी इसको मैं बोल देता हूँ, अगर ये हमारा साउथ था, ये हमारा नॉर्थ था, यानी कि यहाँ पर था प्लस क्यू एम, यहाँ पर था माइनस क्यू एम, और ये एक डिस्टेंस एल से सेपरेटेड थे। इन्हीं के कारण हमारे बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था वो एम आ रहा था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, एम इज इक्वल टू क्यू एम टाइम्स एल। फिर हमने इस बार मैग्नेट को तोड़ दिया, देखो अब ये टूटी हुई बार मैग्नेट। यहां पर हमारे पास था ऑलरेडी प्लस क्यू एम, यहां पर भी था माइनस क्यू एम। ये वाली लेंथ हो जाएगी एल बाई टू, ये वाली लेंथ भी हो जाएगी एल बाय टू। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर जब आप तोड़ दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ पर सिर्फ माइनस क्यू एम बच जाएगा, यहाँ पर अपने आप प्लस क्यू जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्यू एम जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस क्यू एम आ जाता है, यहाँ पर माइनस क्यू एम आ जाता है। क्यों होता है उस सब के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा बस होता है। हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बार मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया और सिर्फ नॉर्थ पोल लेकर के मैं कहीं और चला जाऊं। यहाँ पर अपने आप साउथ पोल जनरेट हो जाता है, ऐसा हम रियल लाइफ में भी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अब दो अलग अलग मैग्नेट्स बन गए हैं छोटी छोटी, उनका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता करना है। एम डैश अगर मैं उसको लिख दूं, एम डैश, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, देखो इनके ऊपर जो मैग्नेटिक डायपोल है उसका मैग्नीट्यूड तो वही है क्यू एम, और डिस्टेंस की वैल्यू हो गई है एल बाय टू। यहाँ पर डिस्टेंस हो गया है एल बाय टू, यहाँ पर हो गया है डिस्टेंस एल बाय टू। तो इन दोनों ही छोटे छोटे टुकड़ों के लिए मैं एम डैश डिफाइन कर दूंगा, एम डैश एम डैश, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, एल बाय टू है, तो दोनों की ही वैल्यू आ जाती है क्यू एम इंटू एल बाई टू। या फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ से क्यू एम इंटू एल की वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट था एम डिवाइडेड बाय टू। हमारे पास एक बार मैग्नेट थी, हमने उसको हाफ करके तोड़ दिया था, हमारे पास दो छोटी छोटी बार मैग्नेट्स बन जाती हैं, दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट का हाफ हो जाता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया? टू, चलो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर से एक और इस तरीके से बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास m, और यहाँ पर हम इसको इस बार तोड़ देंगे 2/3 रेशियो में, या फिर 1/4 कर दो इसको। ये हमने तोड़ दिया इस तरफ, अगर ये डिस्टेंस था हमारा l, अब यहाँ पर बची है l/4, और यहाँ पे बची है 3l/4। आप लोग को बताना है कि अब हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब की बार हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों का ही मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग होगा। इसके लिए मैं बोल दूंगा यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो m1 होगी, यहाँ पर होगी वैल्यू m2। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ओरिजिनल m की वैल्यू क्या रही होगी, लेंथ इनटू मैग्नेटिक मोनोपोल्स, उनकी क्या वैल्यू थी, मान लो इसकी वैल्यू थी, यहाँ पर ये था प्लस क्यू एम, यहाँ पर था माइनस क्यू एम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल था, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है क्यू एम टाइम्स एल। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर अभी भी जो मैग्नेटिक मोनोपोल होगा वो होगा क्यू एम, और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा माइनस क्यू एम, यहाँ पर जनरेट हो जाएगा प्लस क्यू एम,
और यहाँ पर तो पहले से ही था माइनस क्यू एम। ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ यहाँ से प्लस क्यू एम को तोड़ करके ले जा सकता हूँ, इसको तोड़ के ले जाऊंगा तो यहाँ पर माइनस क्यू एम अपने आप जनरेट हो जाएगा। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 की वैल्यू हो जाएगी m1 इज इक्वल टू क्यू एम इंटू इसकी लेंथ कितनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है l/4, यानी कि l/4। इसकी वैल्यू आ जाती है ओरिजिनल जो हमारा था ये m डिवाइडेड बाय 4। m2 की वैल्यू कितनी आ जाती है क्यू एम इंटू इसकी लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ है 3l/4। यहाँ पर वैल्यू आ जाती है ओरिजिनल m इंटू 3/4। इस तरीके से अगर हम बार मैग्नेट्स को तोड़ते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट्स की वैल्यूज चेंज हो जाती है। सबको समझ में आ गया? ओके। हाँ, अब हम बार मैग्नेट को क्या करें, हमारे पास एक और बार मैग्नेट है। इस बार यहाँ पर था हमारे पास प्लस क्यू एम, यहाँ पर था माइनस क्यू एम, लेंथ थी एल। इस बार हमने इसको तोड़ दिया, बीच में से इस तरीके से काट दिया। हमारे पास इस बार हमने इसको यहाँ पर बीच में से तोड़ दिया है, तो देखो हमारे पास दो इस तरीके से मैग्नेट बचेंगी। अब ओरिजिनली हमारी लेंथ एल थी, यहाँ पर बाद में भी हमारी लेंथ एल बची है। ओरिजिनली इस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू क्यू एम टाइम्स एल। इस बार हमारे पास हमने इसको एकदम बीच से तोड़ा है तो सिमेट्रिक है, तो इसका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट, इस दोनों का बराबर आने वाला है। उसकी वैल्यू मान लो मैं बोल देता हूँ एम डैश। एम डैश की वैल्यू जो भी होगी उसमें यहाँ पर तो क्यू एम होगा, यहाँ पर लेंथ होगी, तो लेंथ तो अभी भी हमें दिख रही है कि लेंथ की वैल्यू तो अभी भी एल है, लेकिन ये मैग्नेटिक मोनोपोल की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो इस बार क्योंकि हमने बीच में से उसको काटा है तो यहाँ पर आधा इधर रह जाएगा, आधा इधर रह जाएगा, ठीक है। तो इसके जो पेयर वाला मान लो यहाँ प्लस क्यू एम बाई टू आ जाता है, उसका पेयर माइनस क्यू एम बाई टू यहाँ पर ऑलरेडी बचा हुआ है। यहाँ पर भी प्लस क्यू एम बाई टू, प्लस क्यू एम बाई टू, प्लस क्यू एम बाई टू, यहाँ पर रहेगा माइनस क्यू एम बाई टू, और यहाँ पर भी रहेगा माइनस क्यू एम डिवाइडेड बाई टू। तो अगर मुझे इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता करना है, उसकी वैल्यू हो जाएगी ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्यू एम बाई टू, क्यू एम डिवाइडेड बाई टू। उसकी वैल्यू अगेन आ जाती है एम डिवाइडेड बाई टू, जो हमारा ओरिजिनल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था उसको डिवाइडेड बाय टू। ये सभी को? यस सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी नहीं आ गया। तो देखो हमारी जो बार मैग्नेट होती है, हमने बोला था कि बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे? हमारे पास यहाँ पर देखो दो बार मैग्नेट रखी हुई है। पहली बात तो ये बताओ, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, किस तरीके से होता है? हमें पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। ये दूसरी वाली का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। अगर इसकी वैल्यू थी m1, इसकी वैल्यू थी मान लो m2, दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, दोनों की लेंथ बराबर दिख रही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों की पावर बराबर हो। पावर मतलब वो वाली पावर नहीं, दोनों की स्ट्रेंथ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं m रिजल्टेंट इज इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। बस दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में थी तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उनको ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास इसका डायरेक्शन तो इधर ही है m1, लेकिन ये वाली मैग्नेट को हमने घुमा करके उल्टा रख दिया, ये हो गई है m2। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको हम क्या बोल देंगे? वेक्टर फॉर्म में तो हम ये लिखेंगे m1 प्लस m2, क्योंकि वेक्टर में अपने आप डायरेक्शन एडेड होता है उसमें। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, m रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2, ठीक है।
जैसे मान लो इसकी इस डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ थी 5, इसकी स्ट्रेंथ थी 2, तो हमारे पास इन दोनों को इस तरीके से क्लब करने के बाद हमारे पास 5 - 2 यानी कि 3 इस तरफ बच जाते हैं। समझ आ गया? तीसरा केस क्या हो सकता है कि हम उनको किसी एंगल पर इस तरीके से ऐड करें। अब जब किसी भी एंगल पे होते हैं तो ये है तो हमारे वेक्टर्स ही है ना। ये था मान लो इस तरीके से, ये है m1, ये है हमारा m2, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ वेक्टर होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड आ जाता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, m का रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है जो हमने चैप्टर 1 2 11 12 क्लास में 11th क्लास में पढ़ा था। कोई भी नई चीज़ ये नहीं है, ठीक है। तो अब इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो ये बहुत सारी मैग्नेट्स के कॉम्बिनेशन है। फॉलोइंग फिगर्स शो द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है। ईच मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, तो सभी का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी है m। विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो हमारे यहाँ पर कुछ रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो हमारे पास है तो ये सब वेक्टर्स है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ दो रिजल्टेंट वेक्टर हैं। तो यहाँ पर एक ये है, दूसरा ये, रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम बना भी सकते हैं। दिस वाज 1, एक ये था, दूसरा ये था, दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा कुछ ऐसा। अच्छा, बार मैग्नेट्स का साइज ना बहुत ही पतला समझो। यहाँ पर ये कुछ तो एरर आ जा रहा है नीचे, वो ठीक से ज्वाइन नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड आता है। यहाँ पर क्या है, साउथ से नॉर्थ एक था, साउथ से नॉर्थ दूसरा ये था, यहाँ पर 0 आ जाएगा रिजल्टेंट दोनों का, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है हमारे पास साउथ से नॉर्थ इस तरीके से एक, और दूसरा भी साउथ से नॉर्थ, और इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। यहाँ पर क्या है दूसरे में, यहाँ पर भी साउथ से नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। तो अगर ये इसका पैरेललोग्राम लॉ से या आप किसी भी तरीके से इसका रिजल्टेंट देखोगे तो वो हमें पता है कि इसमें ज़्यादा आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखो इसमें रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, इसमें रिजल्टेंट कुछ छोटा आएगा। मैग्नीट्यूड अगर आपको न्यूमेरिकली वेरीफाई करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था वो जाता है m स्क्वायर m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, तो वो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m1 m2 यानी कि 2m स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है, हाँ, अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर कॉस थीटा। जिसके लिए कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो हमें वैसे तो देख के ही पता चल रहा था ये वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल था, नीट में पूछा गया 2014 में, आपको ये सारे सवाल कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशंस यूज़ करनी पड़ेंगी हमें। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment capital M is bent in form of an arc as shown in the figure, ठीक है। The new magnetic dipole moment will be, तो सवाल में एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो पहले हमारे पास एक बार मैग्नेट थी जिसकी लेंथ L थी और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका था कैपिटल M। तो ये हमारे पास एक L लेंथ की बार मैग्नेट है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास रहा होगा प्लस QM, यहाँ पर रहा होगा माइनस QM। तो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, उसकी वैल्यू आ जाती है कैपिटल M इज इक्वल टू QM टाइम्स उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, बहुत ही सिंपल है। फिर हमने क्या किया, इसी को मोड़ दिया, इसको मोड़ दिया, और यहाँ पर देखो हमने ऐसे कुछ फिगर बना दी। तो हुआ क्या होगा, ये इस तरीके से हमारे पास एक आर्क बन गई है, और हमारे पास यहाँ पर ये है रेडियस,
यहाँ पर ये है रेडियस आर आर, और इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। अब जो हमें पता करना है, अब जो नया एम डैश होगा, एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम डैश उसकी वैल्यू होगी, देखो प्लस क्यू एम, अब यहाँ पर आ गया है प्लस क्यू एम, यहाँ पर आ गया है माइनस क्यू एम, और अब हमारे पास ये वाली डिस्टेंस हमें यूज करनी है, ठीक है। दिस डिस्टेंस, इसको मैं बोल देता हूँ एल डैश। एम डैश की वैल्यू हो जाएगी क्यू एम इंटू एल डैश। क्या हम इस एल डैश की वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। देखो ये है हमारी, ये वाली जो लेंथ है ना, इसी बार मैग्नेट को तो घुमा करके मोड़ करके ये बना दिया, तो ये वाली जो आर्क लेंथ है वो है एल, ये एल डैश उससे छोटी है, एल डैश उससे छोटी हो गई। अब उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, यहां पर ध्यान से देखो इस ट्राइंगल में, ये साइड है आर, ये भी साइड है आर, इन दोनों के सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर ये एंगल 60 है तो इन दोनों का सम कितना होता है, 120 डिग्री, और 120 डिग्री के दो एंगल हैं, मतलब दोनों को ऐड करते हैं तो 120 आता है, तो ये भी 60 डिग्री के एंगल्स हो जाते हैं, 60 डिग्री, ये भी आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये आर है, ये आर है, ये भी अपने आप आर हो जाता है। हम यहाँ से लिख देंगे एल डैश इज इक्वल टू आर। हमें एल डैश और आर का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एल डैश और एल के बीच में। क्या हमारे पास सर्कल की आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में कुछ रिलेशन होता है? हमें पता है आर्क लेंथ यानी कि एल इज इक्वल टू आर थीटा, इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, आर इंटू 60, हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, और हमारा सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है वो वैल्यू रेडियन में होती है, उसकी वैल्यू हो जाएगी आर इंटू पाई बाई 3, ठीक। एल डैश की वैल्यू हमें पता है, देखो अब एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, एम डैश इज इक्वल टू क्यू एम टाइम्स एल डैश की वैल्यू है आर, और आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो आर इज इक्वल टू 3L अपॉन पाई, ये आ जाएगा 3L अपॉन पाई, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल m की वैल्यू कितनी थी, वो थी क्यू एम टाइम्स एल। क्यू एम टाइम्स एल को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल एम, इसको मैं लिख दूंगा 3/पाई टाइम्स कैपिटल एम। एम डैश जो नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू हो गई है 3π/m। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। किस किस को कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। कूल, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल क्या करता था, जगह जगह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता था। अब हमारे पास है मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल भी जगह जगह अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। पहली बात खुशखबरी दे दूं कि नीट में ऐसे सवाल आज तक नहीं पूछे गए हैं, पर फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल तो हमें पढ़ना ही है, और एग्जैक्टली वही फॉर्मूले यहाँ पे भी काम करते हैं। तो हमारे पास किसी भी डायपोल की कैलकुलेशन करने के लिए दो पॉइंट्स होते हैं, एक एक्सियल पॉइंट्स होते हैं, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट्स होते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, नीले वाले से लाल की तरफ। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं बना देता हूँ, जैसे ये हो गई हमारी एक्सियल पॉइंट्स होंगे इस पे, दीज आर एक्सियल पॉइंट्स। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद है, उसकी वैल्यू होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 2kp अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी B इज इक्वल टू 2, के की जगह हमारे पास होता है, वहां पर होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर होता है μ0/4 पाई, ठीक है। और P की जगह हमारे पास इस बार हम लिखते हैं M, यहाँ पर M डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ओके, अब आते हैं हम इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे। ये है
इक्वेटोरियल पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पर सामने की तरफ ही होता है, इस तरफ। ये हमारा डायरेक्शन आ गया बी का। यहाँ पर हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से काम करती है ना, यहाँ से ऐसे निकलती हैं और फिर यहाँ पर ऐसे चली जाती है। तो इस किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पीछे की तरफ आएगी, नेगेटिव साइड। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था माइनस ए पी अपॉन आर क्यूब। इस बार हमारे मैग्नेटिक फील्ड का बी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के की जगह हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। पी की जगह हम लिखते हैं एम, एम, और आर क्यूब की जगह तो हम सीधे सीधे आर क्यूब लिख देंगे, आर क्यूब। और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और इससे सवाल भी नहीं आते हैं, पर फिर भी पता होना चाहिए। और एक चीज़ हमने पढ़ी थी, अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है किसी भी जगह पे, इसका एंगल यहाँ से है हमारे पास थीटा, ये डिस्टेंस है आर। इस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता था के पी अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, के की जगह लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह लिखेंगे एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बस यही पढ़ना है। यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे, इस किसी भी पॉइंट पर हमारे पास देखो माइनस लगा हुआ है। एम का डायरेक्शन ये था, तो यहाँ पर अपने आप उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ कहीं पे भी ऐसा कुछ आने वाला है, डायरेक्शन हमें अभी पता नहीं करना है, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है। ओके, ये ऐसा इसलिए होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे फील्ड लाइन जाती है ना, जो टेंजेंट है उसी तरफ डायरेक्शन आता है। क्लियर, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक डायपोल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से एक्ट करता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किस तरीके से एक्ट करता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो सारी चीज़ों से आते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल पे हमारे पास कुछ टॉर्क लगता है और उसकी कुछ एनर्जी होती है। तो मैं डायरेक्टली उनके फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। यहाँ पर हमारे पास मान लो ये था वेक्टर एम, हमारे पास बी है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में ये कोई एंगल होगा थीटा। तो हमारे पास थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मान लो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो हमारे पास टॉर्क की जो न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम पी साइन थीटा। ये वैसा ही हो गया बिल्कुल। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पी होता था, पी क्रॉस ई होता था, एग्जैक्टली वैसा ही है। उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, टॉर्क वॉज पी क्रॉस। फिर दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती थी माइनस पी डॉट ई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एम डॉट बी। न्यूमेरिक वैल्यू की बात करोगे तो वो आ जाएगा एम बी कॉस थीटा माइनस एज इट इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती थी माइनस पी डॉट ई। एग्जैक्टली वही सब चल रहा है जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था, वही। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायपोल में, इलेक्ट्रिकल डायपोल में हमने देखा था कि अगर डायपोल का डायरेक्शन इस तरफ होता है तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। अगर आप उसको डायरेक्शन उल्टा कर दोगे तो इक्विलिब्रियम में तो होता था वो, लेकिन अब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता था। अगर आप उसको ऐसे कुछ रखोगे तो उसके ऊपर ऐसे घूमने का टॉर्क लगता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता था कि इलेक्ट्रिकल डायपोल उसी के डायरेक्शन में घूम जाए,
एग्जैक्टली वही चीज होती है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि ये मैग्नेटिक जो डाइपोल है वो उसी की दिशा में घूम जाए। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास अगर इस डायरेक्शन में आ जाता है तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर इस डायरेक्शन में होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शंस बना देता हूँ। देखो ये है, अगर हमारे पास ऐसे है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऐसे है तो दिस इज अनस्टेबल। क्लियर? तो इसके बहुत सारे सवाल आते हैं। अब इन सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, बस ये दो फॉर्मूले, बहुत सारे सवाल इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is placed at right angle to a magnetic induction B। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया हमारा? मैग्नेटिक फील्ड। If a force F is experienced by each pole of the magnet, okay, the length of the magnet will be। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। हमारे पास से मान लो इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड था जिसकी वैल्यू थी बी। इसमें राइट एंगल पर हमने एम वाला हमारा कुछ मैग्नेटिक डायपोल रख दिया है इस तरीके से एम। इसके ऊपर लग रहा होगा कुछ टॉर्क। पहली बात तो टॉर्क की कैलकुलेशन करो। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, क्या होएगा? साइन 90 डिग्री। इसकी वैल्यू आ जाती है एम बी। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगता है इस टाइम पे। अगर ये इधर पॉइंट कर रहा होता तो टॉर्क जीरो होता, अगर ये इस तरफ पॉइंट करता तो भी टॉर्क जीरो होता। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क हमें देखने को मिलेगा। अब इससे हम फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? पहली बात तो डाइपोल पर यूनिफॉर्म फील्ड में कोई फोर्स नहीं लगता है, नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन हर एक मोनोपोल पे अलग अलग फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पर कुछ लगा होगा फोर्स एफ, और उतना ही फोर्स यहाँ पर लगा होगा एफ। ठीक है, इसके ऊपर अगर टॉर्क की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? टॉर्क की वैल्यू हो जाती है फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस। टॉर्क की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ। यहां से आ जाता है एफ एल इज इक्वल टू एम बी। एल की वैल्यू हो जाती है एम बी बाय एफ, और ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है। अगर किसी को ये सब करना नहीं आता है तो डायमेंशनल एनालिसिस से भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पर एक ही वैल्यू सही आने वाली है, बाकी सब गलत आ जाएंगे। ठीक है, पर ये बहुत ही आसान सवाल था। अगले सवाल पे आए। A bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a period t। ओहो, टाइम पीरियड ऑसिलेशन चल क्या रहा है? What happens to its period of motion if its mass is quadrupled? मास को 4 गुना कर देंगे तो टाइम पीरियड में क्या होगा? पहली बात तो ऑसिलेशन क्यों होते हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। देखो हमारे पास एक यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड और बनाओ। अगर हमारा डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पर होता है तो वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। लेकिन अगर मैं उसे थोड़ा सा इस तरफ घुमा दूँ तो उसके ऊपर वापस से सीधे उसको अलाइन करने के लिए टॉर्क लग जाएगा। फिर वो यहाँ पर इधर से इधर इस तरीके से फिर से टू एंड फ्रोस का मोशन होगा। वहाँ पर हमारे पास कुछ ऑसिलेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं इसे बना देता हूँ इस तरीके से। ये है एंगल थीटा। हमारे पास कुछ टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाती है? टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉर्क से क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। ओके, अब अगर हमारी थीटा की वैल्यू छोटी है 2 से 4 डिग्री के बीच में, तो हम टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। वो वाला हम अप्रोक्सीमेशन कर देंगे छोटी सी थीटा की वैल्यू के लिए। एसएचएम में हम हमेशा यही करते हैं, पेंडुलम में भी छोटा सा थीटा रखते हैं और उसको इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाती है एम बी टाइम्स थीटा। ओके, तो अगर टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू सम के इंटू थीटा, और ये नेगेटिव होगा, है ना, माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, वो उसको वापस अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। इस केस में हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है, कोई भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय ए।
यहाँ पर k की वैल्यू है mb, तो t इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट i डिवाइडेड बाय m। ये m क्या था? ये मास नहीं था, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट था। ठीक है, ये था इसका मैग्नेटिक मोमेंट m। b क्या था? हमारा b था मैग्नेटिक फील्ड। 2 पाई कांस्टेंट है, एम बी में कोई चेंज नहीं है, हमें सिर्फ उसका मास 4 गुना कर दिया। तो इस फॉर्मूले में कहीं मास दिख रहा है क्या हमें? टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या कहीं मास है? टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हमारे पास है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म आई। आई की वैल्यू हो जाती है आई इज इक्वल टू, अगर ये एक बार मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म रॉड मान लें तो आई की वैल्यू कितनी हो जाती है? ml² बाई 12। सेंटर के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, दिस इज, कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, दिस इज m, ये है हमारा मास। यहाँ से हमें पता चलता है t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m। बाकी सब चीज़ें देखो कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट था, b भी कांस्टेंट था, l² भी कांस्टेंट था, 12 भी कांस्टेंट था, सब कांस्टेंट था, सिर्फ मास की वैल्यू को हमने 4 टाइम्स कर दिया। तो t इज प्रोपोर्शनल टू रूट m, तो यानी कि अगर हमने मास को 4 टाइम्स किया है, इसका मतलब टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा B। सबको समझ आया? इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस यही था कि आपको पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी अगर हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल होता है तो इस तरीके से ऑसिलेट करता है, उसका टाइम पीरियड हमें निकालना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट i डिवाइडेड बाय mb। ठीक, यस सर। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आए। ओके, a coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that B is in the plane of the coil. If due to a current I in the triangle, a torque tau acts on it, the side L of the triangle is। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझना पहले जरूरी है। देखो हमारे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट है, उसका कुछ नॉर्थ पोल है, यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, किस तरीके से हमने उसको अलाइन किया है? देखो, पोल पीसेस परमानेंट मैग्नेट दैट सच दैट बी इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो बी की वैल्यू हमारे कॉइल के प्लेन में है, इस तरीके। ठीक, ओके, यहां पर हमारे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर हमारे पास करंट हो जाएगा आई, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी NIA। यहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स जो कि इस केस में दी नहीं है, उसको हम 1 मानेंगे, I यानी कि जो करंट है, A इसका एरिया। अब हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर कुछ टॉर्क हो सकता है और वही टॉर्क उस पर लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पहले बताओ एंगल कितना है, अब उसको समझना पड़ेगा। मैं देखो यहाँ से आप इस तरीके से समझो, सामने की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरीके से, और उसी प्लेन में हमारे पास ऐसे ट्राइंगल है। ठीक है, अगर ट्राइंगल ये है तो ट्राइंगल का जो एरिया डायरेक्शन है, एरिया डायरेक्शन होता है उसके परपेंडिकुलर, यानी एरिया या तो इस तरफ पॉइंट कर रहा है या इस तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड सामने की तरफ है, हमारा जो डाइपोल है वो इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल आ गया। अगर 90 डिग्री का एंगल आ गया है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू MP साइन थीटा। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? MP। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये जो M की वैल्यू है, सॉरी ये वाला M है यहाँ पर, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m। टॉर्क की वैल्यू हमें दी है, टॉर्क m की जगह हम रख देंगे n की वैल्यू थी 1, n की वैल्यू यहाँ पे 1 इंटू आई इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है? जल्दी से इसका मेरे को एरिया बता दो। एरिया अगर हमें इसकी साइड दे रखी है L, तो एरिया की वैल्यू क्या हो जाती है? देख, ये है हमारे पास ट्राइंगल, ये थी साइड L, ये वाली साइड कितनी हो जाती है? ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी है L, और ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये हो जाती है L साइन 60, यानी कि √3/2 टाइम्स L।
एरिया की वैल्यू हो जाएगी एरिया ए इज इक्वल टू हाफ इंटू एल इंटू √3 L/2, √3 L/2, यानी कि √3 / 4 L², ये हमारा एरिया आ गया। ठीक, तो यहाँ पे कैलकुलेशन बस इतनी करनी थी। टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, एम की वैल्यू में 1 I, एरिया, एरिया की वैल्यू लिखो यहाँ से, एरिया इज इक्वल टू √3 / 4 L² इंटू बी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी को बस अब हमें रीअरेंज कर देना, रीअरेंज करेंगे यहाँ से तो क्या वैल्यू आ जाएगी, टॉर्क इंटू 4/I/B√3 इज इक्वल टू L², यानी कि L इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टॉर्क अपॉन √3I/B। अब वो कौन सा वाला ऑप्शन है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। सबको समझ आया? इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, बाकी कुछ करने के लिए नहीं। क्लियर? अच्छा सवाल था ये। यस सर। तो हमने टॉर्क वाले बहुत सारे सवाल कर लिए, अब कुछ सवाल कर लेते हैं एनर्जी रिलेटेड। एनर्जी वाले सवाल कैसे हैं? अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is. हमारे पास ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा। इस केस में इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और हमारी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -m.b या फिर -mb cos थीटा। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाती है तो वैल्यू आ जाएगी -mb। बहुत ही सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जल्दी से वैल्यूज रख दोगे यहाँ पे। तो m की वैल्यू थी 0.4, माइनस को ही रहने दो, इंटू 0.16, इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.16 इंटू 4 064। ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही लल्लू सा सवाल था, फॉर्मूला याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा, एंगल किधर है, 0 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सभी को? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M by an angle 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree. The value Fn is given by, पहली बात यहाँ पे बिना पेन उठाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आएगा 2। कैसे, अब वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक मेरिडियन से उसको हम 90 डिग्री घुमाते हैं और उसको 60 डिग्री घुमाते हैं, दोनों में कितना वर्क किया है उन दोनों को कंपेयर किया है। एक वर्क 9 गुना n टाइम्स ज़्यादा निकला है, तो n की वैल्यू हमसे पूछे। देखो पहले तो हमारे पास मेरिडियन मतलब उस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B। द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेटिक मोमेंट M बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन, यहाँ से 90 डिग्री हमने इसको घुमाया है, ठीक है, यहाँ था, उससे हमने उसको घुमा करके ऐसे कर दिया है 90 डिग्री, उसको मैं बोलूँगा वर्क डन 90 डिग्री। ठीक, इज n टाइम्स द वर्क डन नीडेड। अगर हम उसको 60 डिग्री घुमाते तो हमारे पास 60 डिग्री घुमाते, 60 डिग्री कैसा दिखता है, 60 डिग्री कुछ ऐसा, ये देखिए 45 डिग्री कुछ ऐसा दिखता 60 डिग्री। एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा वाला वर्क डन ज़्यादा हो, वर्क डन 90 डिग्री ज़्यादा हो या वर्क डन 60 डिग्री ज़्यादा हो, किसमें वर्क डन की वैल्यू ज़्यादा है? इस तरफ से। हाँ, तो अगर हम इसे ज़्यादा घुमा रहे हैं तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं वर्क डन 90 इज मोर देन वर्क डन 60। क्वेश्चन में क्या बोला है, वर्क डन 90 इज इक्वल टू n टाइम्स वर्क डन 60, ये क्वेश्चन ने बोला है और n की वैल्यू पूछी है। अगर वर्क डन 90 ज़्यादा है इसका मतलब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1.2 या जो भी कुछ भी वैल्यू आएगी 1 से बड़ी होगी यार। और यहाँ पे 1 से बड़े कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसकी वैल्यू है 2, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देखो इसका सोल्यूशन कैसा होगा। वर्क डन इन 90 डिग्री उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल।
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, या फिर एम बी कॉस थीटा, माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई? माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ 90, इसकी वैल्यू तो हो जाती है 0, माइनस यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था ना, ये मैं फाइनल कैसे लिखते हैं? माइनस यू इनिशियल की वैल्यू कितनी थी? यू इनिशियल की वैल्यू हो जाती है माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ 0। इनिशियली एंगल इस तरफ था, एंगल की वैल्यू 0 थी, तो ये वैल्यू वैल्यू हो जाती है 1। इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है सिर्फ एम बी प्लस में, है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हम पता करते हैं वर्क डन फॉर 60 डिग्री वाले के लिए क्या हो जाएगा। उसकी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम बी इंटू कॉस 60 डिग्री, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस एम बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाती है एम बी माइनस एम बी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 1/2 नीचे m/2 माइनस आ जाएगा, ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाती है एम बी बाई 2। वर्क डन बाई 60 इज एम बी बाई 2, वर्क डन 90 इज इक्वल टू एम बी। दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखोगे आप तो आपको मिल जाएगा एन की वैल्यू 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। हाँ यस सर। ओके और मैं छांट छांट के सिंपल क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ यार, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था नीट में अभी तक जितने भी पूछे गए उसमें से, और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना भी नहीं सकते, फिर वो जे एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं द अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है? हमारी अर्थ जो है वो भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि अर्थ के सेंटर में इस तरीके से बहुत बड़ी सी बार मैग्नेट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा जो हमारे मेटेलिक फ्लूइड मोल्टन फ्लूइड होता है वो मूव करता है, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है तो कुछ ना कुछ होता है, करंट लूप्स बन जाते हैं, उसके कारण हमारे पास जैसे ही मूविंग चाह जाएगा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सब इस तरीके से होता है कि हमारे पास यहाँ पर बार मैग्नेट, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ में एक बार मैग्नेट है। अब वो बार मैग्नेट कुछ चीज़ें हैं कि परफेक्टली अलाइंड नहीं है। हमारी अर्थ के मान लो ये रोटेशन का एक्सिस है, बार मैग्नेट उसी एक्सिस पर अलाइंड नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, क्यों है कैसे है वो सब मत पूछो, बस है। तो सबसे पहले तो लिख लो अर्थ बिहेव्स है, द अर्थ बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अच्छा, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल अर्थ का इधर है मान लो, ठीक है, तो नॉर्थ अर्थ का नॉर्थ पोल इधर है। यहाँ पर अगर मैं एक छोटी सी अपनी बार मैग्नेट लेकर के खड़ा होता हूँ तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। जो लाल वाला हिस्सा होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन हम जानते हैं ऐसा तभी होगा जब हमारी अर्थ की बार मैग्नेट होगी, उसमें यहाँ पर साउथ पोल होगा, तभी तो वो इधर अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो अर्थ का ज्योमेट्रिकली तो ये नॉर्थ पोल है, लेकिन अर्थ की मैग्नेट का ये साउथ पोल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल इज इक्वल टू मैग्नेटिक साउथ पोल। ओके, और इसको कंफ्यूजन और बढ़ाया जाए, इसको हम बोलते हैं कि ये मैग्नेटिक साउथ पोल है, लेकिन बोलेंगे नॉर्दर्न मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल। इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मैग्नेटिक पोल है वो एक्चुअली साउथ पोल है, लेकिन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, इसलिए इसे नॉर्दर्न मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, जो कि मैग्नेटिकली साउथ पोल होता है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस ये समझो आप कि नॉर्थ की तरफ पॉइंट करानी होती है हमें यहाँ पर बार मैग्नेट, इसलिए इसको इस तरीके का कंफ्यूजिंग सा नोमेनक्लेचर, इस पर सवाल आ सकता है वैसे। और ये जो फैक्ट है कि यहाँ पे नो रियल बार मैग्नेट, इसको भी ध्यान रखना।
ये होता क्यों है? हमारे पास बहुत सारे मोल्टन मेटालिक फ्लूइड होता है अंदर, उसके कारण हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसको बोला जाता है डायनामो इफेक्ट। ठीक है, बस ये नाम है, इनको याद कर लो। अर्थ का मैग्नेटिज्म, अब देखो हमारे पास, हमने देखा था कि हमारा जो एग्जैक्टली अर्थ का ज्योमेट्रिकली नॉर्थ है वो हमारे मैग्नेटिक पोल उससे अलाइन नहीं करते, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो हम जब भी एक कंपास लेकर के उससे पॉइंटिंग करते हैं, देखते हैं, तो हमारे पास असलियत में नॉर्थ तो यहाँ होता है लेकिन वो दिखाती थोड़ा कहीं और पे। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस इज आवर ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ। और ये है जो लाइन होती है ना जो असली नॉर्थ की तरफ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज जियोमेट्रिक मेरिडियन, जियोमेट्रिक मेरिडियन। लेकिन जिस डायरेक्शन में हमारी बार मैग्नेट पॉइंट करती है इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। हमारी बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन की तरफ पॉइंट करेगी और इन दोनों के बीच में फिर अपने आप कुछ एंगल आ जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं डी। डी इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। बस इसका नाम दे दिया है। हमारे पास दो तरह के एंगल्स होते हैं, एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसे हम एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, उसको भी पढ़ेंगे, या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जो ये वाला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन होता है, या फिर इसको सिर्फ डिक्लिनेशन भी बोला जाता है, और सिर्फ डिक्लिनेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, जिस वक्त हम यहाँ पर होंगे ना इक्वेटर पे तो उतना डिफरेंस नहीं पता चला, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं पोल्स के आसपास तो वहाँ पर ये डिक्लिनेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, हमारा कंपास बहुत ज़्यादा इधर उधर रैंडमली मतलब पॉइंट करने लगता है, रैंडमली तो नहीं, किसी ना किसी डायरेक्शन में पॉइंट करता है, पर वो वहाँ पे ज़्यादा एरर आता है। तो हम ये लिख देंगे कि इट इज़ डी इज़ मोर नियर पोल्स, डी इज़ लेस एट इक्वेटर। ठीक है, ये ट्रू नॉर्थ था, ये हमारा ट्रू साउथ। अगेन खुश हो जाओ, इस टॉपिक से एक भी हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन अब नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? हमारे पास जब भी हमारे पास कॉम्पस होता है ना, कॉम्पस सिर्फ नॉर्थ की तरह ऐसे नहीं पॉइंट करता, वो अपने आप को अलाइन करता है वहां पर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होती है उससे अलाइन करता है। अगर मैं पोल पे जाके खड़ा हो जाऊं, पोल से तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकलते हैं, ओरिजिनेट कर, तो यहाँ पर हमारा कंपास नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, एकदम नीचे की तरफ। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लेता है उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और कुछ उसका वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जैसे यहाँ पर इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, उसके हिसाब से हमारे पास कुछ एंगल ऑफ डिप आ जाता है। इसको हम लिखेंगे, इसको, इसका बहुत ही सिंपल, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, तो इसको देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी ई। ओके, बी कैपिटल ई लिख लो। बी ई वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दो और एक वर्टिकल कंपोनेंट बोल दो। तो हमारे पास मान लो किसी भी जगह पर इस तरीके से ये है बी ई, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसका हम एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, ये जो हो जाता है हमारा एच, और ये हो जाता है एक वर्टिकल कंपोनेंट बी। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ डिप कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल, ऐसे उसको सीधा रहना चाहिए था हमारे कंपास को, लेकिन वो ऐसे डिप कर जाता है नीचे की तरफ, तो उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप। दिस इज द एंगल ऑफ डिप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं आई से,
ये है आई, आई इज एंगल ऑफ डिप, या फिर इसको सिंपली इंक्लिनेशन भी बोला जाता है। और जब ये ऐसे नीचे की तरफ है ना तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। देखो आप नॉर्थ में जाओगे तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, एकदम नॉर्थ पोल पे चले जाओगे तो वो पूरा नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये एंगल इस तरीके से हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, इसको आप लिख सकते हो पॉजिटिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन इस पर डायरेक्टली सवाल नीट में पूछे गए हैं, तो उन सवालों को सॉल्व करते हैं। At a point A on the Earth's surface, the angle of dip is +25। +25 यानी नीचे की तरफ मेजर करते हैं, ठीक है। तो +25 नीचे की तरफ है, यानी कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। At a point B on the Earth's surface, the angle of dip is -25। वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि हम सदर्न हेमिस्फेयर में। We can interpret that A and B are both located in northern। नहीं, A is in northern and B is in southern। तो हमारा आंसर आ जाता है C। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कब आया ये? 2019, वेरी रीसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब हम देखते हैं। अब एक अपेरेंट एंगल ऑफ डिप होता है, ठीक है। अपेरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है? देखो, अगर मेरे पास ये मान लो मेरे पास एक क्या है मेरी चीज़ जो इस तरीके से कंपास की नीडल है जो ऐसे ऐसे डिप कर सकता है, ऐसे हो गया, मतलब ये पॉजिटिव, इसका इस तरफ एंगल ऑफ डिप हो जाता है। लेकिन इसको मैं इधर उधर क्यों डिप हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये उसकी तरफ डिप होना चाहता है। लेकिन अगर मैं इसको घुमा दूं, ऐसे रख दूं, तो अब ये ऐसे डिप थोड़ी करेगा। डिप तो ये अगर ऐसे रहता तभी इस तरफ करता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है। अगर मैं इसे ऐसे रख दूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ ऐसे थोड़ी डिप कर सकता। तो वो एक सर्टेन दिशा में रहेगा ना, तभी वो डिप कर सकता। ओके, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हो कैसे रहा है। हमारे पास tan आई, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan आई इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय h, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ डिप का फॉर्मूला है, इसको भी लिख लो। tan आई इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय h। यहाँ पे आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में tan आई इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय h। tan आई की वैल्यू होती है v डिवाइडेड बाय h, लिख देता हूँ v डिवाइडेड बाय h। लेकिन अगर मैं इसका अलग अलग एंगल घुमाता जाता हूँ, अपने इसको मैं अलग अलग दिशा में घुमा के देखूंगा, जहाँ भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, अलग अलग दिशा में देखो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ कोई चेंज नहीं होता। अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये है तो मैं इधर देखूंगा तो भी वर्टिकल कंपोनेंट यही है, इधर देखूंगा तो भी वर्टिकल कंपोनेंट यही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इधर था, अब मैं इधर आ जाता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज हो जाता है, तो tan ऑफ आई डैश की वैल्यू में लिख सकता हूँ v अपॉन एच डैश। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने उसको अल्फा डिग्री एंगल पे घुमाया था तो उसकी वैल्यू हो जाती है cos अल्फा। तो tan ऑफ आई डैश की वैल्यू होती है v अपॉन एच cos अल्फा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। देखो ऐसा क्यों हो रहा है इसका भी, ये हमारी थी मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था h, और यहाँ पर नीचे की तरफ हमारे पास था मान लो v, ठीक है। दिख रहा है सबको? अभी मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, इस तरफ मान लो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे ही जाता रहेगा। तो उसको एक्चुअली मुझे x दिखाना चाहिए, यहाँ पर x में हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन अब मैं इसका एंगल इस तरफ बदल दूंगा, ठीक है। मान लो मैंने अल्फा से बदल दिया इस तरफ अल्फा, यहाँ पर हमारे पास h cos अल्फा,
जो हमारे लिए अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इस पर्टिकुलर प्लेन में वैल्यू आएगी वो हो जाएगी एच कॉस अल्फा। तो इसीलिए हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं अपेरेंट एंगल ऑफ डेप्थ। क्या बोलेंगे इसको? आई डैश इज इक्वल टू क्लियर। सॉल्व करें क्वेश्चंस। इसका देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, बहुत ही मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इफ थीटा 1 एंड थीटा 2 बी द अपरेंट एंगल ऑफ डेप्थ ऑब्जर्व इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स, देन द ट्रू एंगल ऑफ डेप्थ थीटा इज गिवन बाय। देखो हमारे पास मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन इस तरफ थी, ये ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्शन में मेजर करता, इसी डायरेक्शन में मेजर करता, तो मुझे मिलता थीटा, हमें मिल जाता कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसकी वैल्यू आती tan थीटा इज इक्वल टू वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। लेकिन हमने क्या किया, हमने मेजर कर लिया एक बार इस तरफ और दूसरी बार इस तरफ, दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पे। अगर मैंने यहाँ पर मेजर किया, मान लो ये वाला एंगल था, इसकी वैल्यू थी अल्फा, तो ये वाली वैल्यू अपने आप हो जाती है 90 माइनस अल्फा। अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाता है h cos अल्फा, ये कंपोनेंट हो जाएगा h sin अल्फा। ये वाला कंपोनेंट था। वर्टिकल कंपोनेंट सभी के लिए बराबर होता है, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर अब देखो हम कुछ इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पे अगर मैंने मेजर किया है एंगल ऑफ डेप्थ तो उसको मैं बोलूँगा थीटा 1, इस जगह पे किया है तो उसको बोलता हूँ मैं थीटा 2। tan थीटा 1 ये था, मान लो हमारा थीटा 1 यहाँ पर आता है, इस पे आता है थीटा 1, इस पे आता है थीटा 2। tan थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय h cos अल्फा। tan थीटा 2 उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, tan थीटा 2 की वैल्यू, उसकी वैल्यू हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय h sin अल्फा। ठीक है, हमें इस अल्फा की वैल्यू पता नहीं है और हमें इस अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, tan थीटा 1 को अब मैं सिर्फ t1 लिखूंगा, tan थीटा 2 को मैं लिखूंगा सिर्फ t2, tan थीटा को मैं लिखूंगा सिर्फ t। बार बार इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखने वाला हूँ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है cos अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन h t1। साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, साइन अल्फा इज इक्वल टू v अपॉन h t2। साइन अल्फा और कॉस अल्फा का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो हमेशा आता है 1, यानी इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। तो v अपॉन h t1 इसका स्क्वायर प्लस v अपॉन h t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू मुझे मिल गई। यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन t1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t2 का स्क्वायर। यहाँ से v और h का स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा इज इक्वल टू h अपॉन v का स्क्वायर। अच्छा, v अपॉन h को मैं t लिख सकता था, v अपॉन h को मैं लिख सकता था tan थीटा, तो यहाँ पर h बाई वी है तो इसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 1 अपॉन t का स्क्वायर। ये वैल्यूज क्या है, ये था t1 की वैल्यू थी देखो tan थीटा, तो ये था हमारा 1 अपॉन tan थीटा 1 का स्क्वायर, उसको मैं लिख दूंगा cot थीटा 1 का स्क्वायर। ये बन जाएगा 1 अपॉन tan थीटा 2 का स्क्वायर यानी कि cot थीटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन cot थीटा, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा का स्क्वायर यानी कि cot थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएगी cot थीटा 1 का स्क्वायर प्लस cot थीटा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cot थीटा का स्क्वायर, और हमारे पास आंसर आ जाता है डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा मैथमेटिकल है ये, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज़ हुआ है, हमारे पास यहाँ पर
एच कॉस अल्फा हो गया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पर एच साइन अल्फा हो गया था, और यहाँ पे हमने ये वाले हमारे फॉर्मूले लगा दिए। फॉर्मूला कौन सा यूज़ हुआ है? फॉर्मूला सिर्फ एक ही यूज़ हुआ है, tan आई डैश इज इक्वल टू वी अपॉन एच कॉस अल्फा। अल्फा क्या होता है? ये मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और हमारे एक्सपेरिमेंटल प्लेन के बीच का एंगल। ठीक है, ये था अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो नहीं सकते, और ऐसा एक ही सवाल पूछा गया नीट में। नेक्स्ट है मटेरियल्स एंड मैग्नेटिज्म। अब आ गया है वो सवाल जिसमें हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और कौन सा फेरोमैग्नेटिक। ये मटेरियल्स क्या होते हैं, इसके किस तरीके से क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें अभी पढ़ लेंगे। देखो, पहले तो हम थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। इस थ्योरी पे डायरेक्टली सवाल आया नहीं आज तक, लेकिन आ सकता है। हमारे पास जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसकी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, उसको हमने रीडिफाइन किया कि मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखा जाएगा, ऐसा डिफाइन किया गया। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो जब भी हम किसी लूप में करंट लगाते हैं, ठीक है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बनता है। उस करंट के कारण मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट होती है। फिर वहां पे जो भी बीच में मीडियम था, कभी खाली हवा होती है, वैक्यूम होता है, कभी हम आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर डाल देते हैं, अलग अलग मटेरियल डालते हैं, उस मटेरियल की कुछ परमिएबिलिटी होती है। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय परमिएबिलिटी, उससे हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड। इसको फॉर्मूले की टर्म्स में अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं फॉर्मूले की टर्म्स में B इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट यहाँ देखो, B इज मैग्नेटिक फील्ड, परमिएबिलिटी इज म्यू नॉट, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लिखते हैं H प्लस एम। H प्लस एम क्या है? देखो, H तो हो गए हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हमारी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाएगा करंट आ सकता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, उसका एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें में भी आ सकती है। और ये जो एम है, ये हो जाता है मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, कि उस हमने थोड़ा सा मैग्नेटिक इंटेंसिटी दी, उसके कारण वो मटेरियल में भी कुछ तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिज्म कुछ तो हो रहा था, उसने भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा दी या कम कर दी, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मटेरियल। और ये जो एम की वैल्यू है वो इस एच पे, क्योंकि एच हम क्रिएट करते हैं, ये अपने आप फिर हो जाता है, एच हम क्रिएट करते हैं, एम अपने आप क्रिएट हो जाता है, और एम भी इस एच पर डिपेंड करता है। तो हम लिख देंगे एम इज इक्वल टू काई टाइम्स एच। ये एक नया सिंबल आ गया, ठीक है, इसको हम लिख देंगे ए आई, जो भी आपको बोलना है। इसकी वैल्यू होती है, इसको जो बोला जाता है, ये होती है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको आप ऐसे समझो, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ करंट लगाया, करंट लगाने के कारण मैंने एच की वैल्यू क्रिएट करी, जिसकी वैल्यू थी 1 यूनिट थी। तो अब उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो भी अपनी तरफ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दे, और उस 1 को 1.5 कर दे या 1.25 कर दे, कोई भी उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यही होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ से देखो, फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू रख दोगे, यहाँ पर ये B की वैल्यू आ जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस काई टाइम्स एच, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई इंटू एच। और यही जो होता है, इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज म्यू आर, दिस इज म्यू नॉट टाइम्स P इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स एच। तो यहाँ पर हमारे लिए काम के फॉर्मूले बस दो ही हैं। थ्योरी समझ लो, थ्योरी समझाने के लिए मैंने लिखी थी। काम के फॉर्मूले बस दो हैं। पहला फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस
दूसरा फॉर्मूला, म्यू ऑफ एनी मटेरियल और मीडियम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। ये सब वैसे ही है, हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम कैलकुलेशन नहीं करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है ये। वहाँ पे परमिटिविटी की बात होती है, यहाँ पे परमिएबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले बस इंपॉर्टेंट है, इसी से सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी होती है हमारी एक्स या ये काई जो भी है। ससेप्टिबिलिटी इज 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 A per meter, ampere per meter. The permeability of the material of the rod is, permeability देखो इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है। permeability क्या होती है? permeability of the material यानी कि म्यू हमें पता करना। म्यू पता करने के लिए हमें म्यू नॉट और म्यू आर चाहिए। म्यू नॉट की वैल्यू इन्होंने दी हुई है, म्यू आर की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? 1 प्लस काय कर देंगे। देखो म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस काय, यानी कि 1 प्लस 599 विच इज इक्वल टू 600। म्यू आर आ गया तो म्यू ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। म्यू नॉट की वैल्यू दी हुई है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। म्यू आर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 600, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू 4 24 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ऑप्शन, इसको आप डी ऑप्शन देखोगे तो वो यही है 22.4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस। क्लियर सबको? बहुत ही सिंपल सवाल था, कुछ ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन है नहीं। हाँ अब आते हैं हम उस पर, सारे सवाल ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल उस पर होते नहीं है। नेक्स्ट इज हमारे पास 3 तरीके के मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। उनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? वो चाहते नहीं है कि उनके अंदर कोई भी इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरीके के 2 रीजन है, मान लो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो स्ट्रॉन्ग से मूव करके वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ चले जाएंगे। यानी अगर मैं किसी चीज़ के पास मैग्नेट ला रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ला रहा हूँ, और वो डायमैग्नेटिक है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागना चाहेगा, तो यहाँ पे वीक रिपल्शन होता है। यहाँ पे आप देखो वीक रिपल्शन। ओके, वीक रिपल्शन होता है। ऐसा होता क्यों है उस सब के कॉज में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसकी काय की कुछ वैल्यू होती है, काय की वैल्यू होगी स्मॉल नेगेटिव। स्मॉल नेगेटिव जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो -0.03। ठीक है, काय की वैल्यू आ गई तो हम म्यू आर की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो होती है 1 प्लस काय। तो 1 प्लस समथिंग, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी। इसकी वैल्यू मान लो आप एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.97। तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। ठीक, तो यानी हम देख भी रहे ना यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे रिपल्शन होता है। ओके, डायमैग्नेटिक बिहेवियर सभी में होता है। हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी एटम्स हैं सभी में डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है। तो हम बोल सकते हैं सभी सभी के सभी क्या डायमैग्नेटिक मटेरियल हो जाते हैं? फिर नहीं, बाकियों में डायमैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर उससे कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो डायमैग्नेटिक फीका पड़ जाता है। डायमैग्नेटिक यूनिवर्सली प्रेजेंट है, इसको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सली प्रेजेंट बट मे नॉट डोमिनेट। कहीं पे पैरामैग्नेटिज्म डोमिनेट कर गया या फेरोमैग्नेटिज्म डोमिनेट कर गया तो हम उसको पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, उसको फिर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलेंगे, जबकि उसमें थोड़ा सा डायमैग्नेटिक नेचर भी होता है। क्या हमारे पास परफेक्टली डायमैग्नेटिक कोई ऑब्जेक्ट होती है? जी हाँ, हमारे पास होते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर्स आर perfectly
FECT डाया मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या हुआ, सुपर कंडक्टर के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप जैसे ही उसके पास मैग्नेटिक मैग्नेट लाओगे, यानी आप उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, तो उसके अंदर करंट लूप्स बन जाएंगे अपने आप, और वो उसको पूरा का पूरा रिपेल कर देगा। यानी सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। तो वहां पर हमारे देखो, तो जो काय की वैल्यू हो जाती है ना, हो जाती है एग्जैक्टली -1, और उसके लिए म्यू आर की वैल्यू हो जाती है एग्जैक्टली 0। ये बहुत ही स्पेशल केस है, इस पर डायरेक्टली सवाल आ सकता है नीट में बनके कि सुपर कंडक्टर के लिए काय की वैल्यू क्या होती है, या उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है। और इस इफेक्ट को एक नाम भी दिया गया है, इसी को बोला जाता है MEISS इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट। ठीक है, ये हमारे परफेक्ट सुपर कंडक्टर के लिए वैलिड है मेसनर इफेक्ट। क्या हमारे पास इसके कुछ एग्जांपल्स हैं? हमारे पास जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके एग्जांपल्स होते हैं। एग्जांपल्स, बिस्मथ हो गया, कॉपर हो गया, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट H2O डायमैग्नेटिक। तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन कौन डायमैग्नेटिक है। 4 ऑप्शन होंगे, 3 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा, तो इनको याद कर लो, ये याद होने चाहिए। आगे चलते हैं, सबको समझ में आ गया डायमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इज पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हमने देखा था कि डायमैग्नेटिक में, अब परफेक्ट डायमैग्नेटिक सुपरकंडक्टर तो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो वीक रिपल्शन होता था। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वीक अट्रैक्शन होता है, वो होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसमें होता है हमारे पास वीक अट्रैक्शन। वो चाहते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आए, जैसे डायमैग्नेटिक नहीं चाहता कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आए, पैरामैग्नेटिक चाहता है उसके अंदर आए। उतना ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। तो यहाँ पर जो काय की वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल पॉजिटिव। अगर काय स्मॉल पॉजिटिव है तो हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी जो हो जाएगी वो जाती है 1 प्लस काय, उसकी वैल्यू हो जाएगी मोर देन 1 हो जाएगी, है ना, मोर देन 1। जैसे इसका एग्जांपल है, इसकी काय की वैल्यू होती है मान लो +0.03, इसकी म्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 1.03, 1 से थोड़ी सी बड़ी होगी। ओके, बहुत ही सिंपल सा है। और ये जो होता है हमारा काय, इसकी वैल्यू 1/T एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस पर डायरेक्टली सवाल आता है, और ये जो लॉ है यही है हमारा क्यूरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं इस पर। ये डायरेक्टली सवाल भी बनता है ना, इस पर कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं हमारे पास? एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये 4 एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी में सारे के सारे हैं, ये लिख लो इनको। हो गया, सबने लिख लिया? लास्ट इज जो हमें पढ़ना है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जो हमारा जैसे लोहा हो गया, उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। तो एक सवाल तो नीट में एक्चुअली ये आया हुआ है, उसमें बोला था कि हमारे पास 4 रैंडम से मटेरियल हैं, कोई मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, कोई वीकली अट्रैक्ट हो रहा है, कोई वीकली रिपेल हो रहा है। तो कौन सा वाला मटेरियल कौन सा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो हमें पता होना चाहिए। डायमैग्नेटिक में वीक रिपल्शन है, पैरामैग्नेटिज्म में वीक अट्रैक्शन है, फेरो में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो काय की वैल्यू होती है, मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी होती है, वो ह्यूज पॉजिटिव। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मान लो 999 सेल चल गया 999 रुपए में। म्यू आर की वैल्यू, रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो जाती है 1 प्लस काय, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक एग्जाम्पल ले लो, ये भी ह्यूज पॉजिटिव होगी, इस एग्जाम्पल में उसकी वैल्यू हो जाती है 1000। और ये होता क्यों है, यहाँ पर अचानक से इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज कैसे आने लग गई?
जैसे पहले हमारे काय की वैल्यू कितनी होती थी 0.03 0.04, अचानक से 999 कैसे आ गई? तो इसका रीज़न है कि इसमें एक डोमेन इफेक्ट होता है, उसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, तो इसको लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ डोमेन्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक डोमेन्स हो जाते हैं, ठीक है। अब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अगर हमारे पास कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको हम गर्म करने लग जाएं, एक टेम्परेचर आएगा। हमने पहले क्या देखा था कि काय की वैल्यू पैरामैग्नेटिक में काय की वैल्यू वॉज प्रोपोर्शनल टू 1/T, लेकिन फेरोमैग्नेटिक्स में ऐसा नहीं होता। एक टेम्परेचर फिर ऐसा आता है जब आप उसको गर्म करते जा रहे हो, गर्म करते जा रहे हो, अचानक से फिर ये क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो कब होता है, क्यूरी टेम्परेचर पे, CURIE टेम्परेचर, जिसको हम TC से डिनोट करते हैं। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, पैरामैग्नेटिक बिकम्स फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारे पास फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम दोबारा लिखते हैं, फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब टेम्परेचर के कारण क्या हो गया, हमारा ये जो डोमेन वाला इफेक्ट हो रहा था ना, वो डोमेन कहीं ना कहीं अब वो गायब हो गई, वो वाला इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो वाला इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। उसके बाद हमारे पास फिर से ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह एक्ट करेगा और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाएगा, तो फिर हमारे काय का जो वेरिएशन हो जाएगा, अब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, इस बार वो T-TC के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही हमें ध्यान रखना है। डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं, सब जगह डायरेक्ट सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फेरोमैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल तो जैसे ही नाम में आता है फेरो यानी हमारा आयरन, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारा आयरन, निकल, कोबाल्ट, और एक है गैडोलीनियम, ठीक है। 4 एग्जाम्पल है, याद कर लो। ऑलराइट, आगे चले, क्वेश्चन करते हैं। निकल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। देखो डायरेक्ट सवाल आया 2007 में, फेरोमैग्नेटिक से हमारा पैरामैग्नेटिक बन जाता है, कुछ नहीं करना हमें इसमें, सीधे सीधे पैरामैग्नेटिज्म, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काय, नेगेटिव किसके लिए होती है, डायमैग्नेटिक के लिए, है ना। डायमैग्नेटिक का है ये आ गया, बहुत ही सिंपल। बहुत सारे स्कोरिंग कुछ सब्जेक्ट है यहाँ पे, देखो फिर से 2 सवाल 2 बार आ चुका है। क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर अबव विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू पैरामैग्नेटिक। कौन सा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, बहुत सिंपल। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, काय, और हमें पता है क्यूरी लॉ के हिसाब से इसकी प्रोपोर्शनैलिटी होती है 1/T से, हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल थे, कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए इन चुनने चुनने से 2-4 टॉपिक से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है, हिस्टेरेसिस का मतलब होता है कि पीछे छूट जाना है, लैग करना, कोई चीज़ लैग करती है। जैसे मैं कई बार होता है मेरी क्लास में, मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रोक करता हूँ और फिर उसके 2 मिनट बाद यहाँ पे स्ट्रोक आपको दिखाई देता है, तो वहाँ पे एक लैग है। तो मैग्नेटिज्म में लैग कहाँ पे आ रहा है, मैग्नेटिज्म में लैग इस तरीके से नहीं आता है, मैग्नेटिज्म में लैग ऐसा आता है, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ मैं बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक इंटेंसिटी H लगाई, जैसे मान लो मैंने कॉइल में कुछ करंट पास कर दिया, उसके कारण मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट होती है।
मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट होती है और फिर वो आप उसकी परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P। इनिशियली हम इस पॉइंट पे थे, यहाँ से जैसे ही मैं इस H की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा यानी इस तरफ जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो हमारा एक्चुअली जो ग्राफ जाता है वो कुछ ऐसे जाता है, बढ़ता है। लीनियर वेरिएशन नहीं है ये, दिस इज नॉट अ लीनियर वेरिएशन। और यहाँ पे बढ़ेगा फिर कुछ टाइम बाद वो सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, एक सैचुरेशन आ जाता है, यहाँ पे हम लिखेंगे सैचुरेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस H की वैल्यू कम कर देते हैं। मान लो हमने करंट की वैल्यू कम कर दी, तो एक्चुअली अभी तो हम यहाँ से इस तरीके से ऊपर गए थे, लेकिन अगर मैं H की वैल्यू कम करूँगा तो क्या ये वापस यहीं से ऐसे आएगा? नहीं, इस बार क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे वापस आता है। थोड़ा सा ये पीछे रह गया, इसमें लैग हो गया, वो हिस्टेरिसिस रह गया, अभी वो पूरा सीधे नीचे नहीं आ पाया। तो हमारे पास एक्चुअली क्या होगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो कब होता है, तो मैं इसको और H की वैल्यू कम करूँगा, उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करूँगा, फिर देखूंगा ऐसे तो H की वैल्यू कम करता जाऊँगा तो इधर आ जाता है। ठीक है, जहाँ से हमने शुरू किया था उसी को फॉलो बैक नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ से इस तरीके से ये ग्राफ आ जाता है। अब यहाँ पर मैं इस उल्टे डायरेक्शन में H की वैल्यू बढ़ाते जाऊँ तो यहाँ पर फिर से सैचुरेशन आ जाएगा, इधर भी सैचुरेशन आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से बोलेंगे अच्छा चलो वापस उल्टे डायरेक्शन में चलते हैं, फिर H की वैल्यू पॉजिटिव में लाने की कोशिश करें। अगेन ये फिर से इसको वापस फॉलो नहीं करेगा, फिर से ये थोड़ा पीछे रह जाएगा और इस तरीके से आएगा और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा हिस्टेरिसिस लूप बोलते हैं इसको। देखो एक लूप जैसा बन गया है हिस्टेरिसिस। और ये सिर्फ मैग्नेटिज्म में नहीं होता है, ये बहुत जगह होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है, हम किसी चीज़ को दबाते हैं फिर छोड़ते हैं तो वो पूरी तरह वापस नहीं आती, वो भी थोड़ी सी दबी रह जाती है ना। तो वहाँ पे भी हमें हिस्टेरिसिस देखने को मिलता है। और उसको आप ज़्यादा बार ऐसे ऐसे करोगे तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस होने लगता है, वही हमारी उसी कारण चीज़ें गर्म हो जाती है। किसी भी चीज़ को आप ऐसे मोड़ते रहते हो बार बार, तो टेक्निकली तो वो गर्म नहीं होनी चाहिए पर वो हो जाती है, यही उसका रीज़न है। सेम चीज़ होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाएंगे, हम उस कॉइल में करंट पास करेंगे तो हमने मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट कर दी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के हिसाब से हमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। फिर हमने मान लो यहाँ पर करंट ऑफ कर दिया तो अचानक से H की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। H की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है लेकिन फिर भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है। तो हमारी रॉड में हम बोलेंगे थोड़ा सा रिटेंशन हो गया, अभी वो मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है। हमने करंट की वैल्यू ज़ीरो कर दी फिर भी वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज उसमें रिटेन हो गई हैं। इसीलिए ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी उसमें रह गया इतना। ठीक है, ओके, तो रिटेंटिविटी रह गई। लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो करनी ही है। ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उल्टे डायरेक्शन में H लगाना पड़ेगा, उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो करना पड़ेगा। तो हम कितना ज़्यादा आगे जाएंगे तब जाकर के उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। उसका भी एक फैंसी सा नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये जो है दिस इज कोएर्सिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिटेंटिविटी थी, उल्टे डायरेक्शन में आप जाओगे यहाँ पहुँच जाओगे, फिर यहाँ से फिर छोड़ोगे तो ये फिर से ये भी रिटेंटिविटी होगी और ये भी कोएर्सिविटी होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो तरह के मटेरियल मिलता है। कुछ मटेरियल होते हैं जिनके लिए ये वाला गैप बहुत ज़्यादा होता है, कुछ होते हैं जिनके लिए वाला गैप बहुत ही पतला सा होता है। जैसे यहाँ से हम ऐसे गए और फिर वो ऐसे वापस आएगा, फिर यहाँ से वापस ऐसे चला जाएगा, तो ये बीच का गैप उनका कम है। उसके हिसाब से हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फिर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ये हार्ड और सॉफ्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, देखो ये भी बताते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक कोई आयन की नेल है, उसके ऊपर मैंने वायर लपेट दिया इस तरीके से और उसमें कुछ करंट पास किया। जब तक करंट पास हो रहा है तब तक तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें।
फिर जैसे ही मैंने करंट को बंद किया तो यहाँ पर देखो एच की वैल्यू हमने 0 कर दी, लेकिन थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें रह जाएगी, रिटेंटिविटी उसमें बची रह जाएगी, है ना। अगर हम फिर से उल्टे डायरेक्शन में लगाए उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। फिर से मैं करंट की वैल्यू 0 कर दूंगा तो फिर से मेरे पास यहाँ पर रिटेंटिविटी थोड़ा सा बच, तो वहां पर बार बार चीजें बच जा रही। अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनानी है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है, जब मैं करंट की वैल्यू 0 कर दूं फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बची रहे, यानी कि हमें हाई रिटेंटिविटी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट के लिए मुझे हाई रिटेंटिविटी चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स हो गए हमारे। ट्रांसफार्मर्स में कुछ कोर होता है मेटेलिक, उसके ऊपर बहुत सारा वायर लपटा होता है और वहाँ पे हमारे करंट की वैल्यू इधर उधर फ्लक्चुएट करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। हर सेकंड में 50 बार इधर उधर हमारे पास करंट फ्लक्चुएट करता है, तो हम वहाँ पे 50 बार इस तरीके से आगे पीछे हो जाएंगे। तो हमें चाहिए वहाँ पर ये रिटेंटिविटी ना बचे, ठीक है। हमारे पास ज़बरदस्ती वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्यों बचाना है, तो वहाँ पे हमें रिटेंटिविटी कम चाहिए होती है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी हमें रिटेंटिविटी कम चाहिए होती है, कोअर्सिविटी भी कम चाहिए होती है, और परमानेंट मैग्नेट में हमें रिटेंटिविटी भी ज़्यादा चाहिए होती है, कोअर्सिविटी भी ज़्यादा चाहिए होती है। कोअर्सिविटी का मतलब क्या है कि अगर मैं उल्टे डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करूंगा तब जाकर के हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी, करेक्ट। वो हो जाता है हमारा कोअर्सिविटी। तो इसको लिख लो, लिखना चाहिए हमें। और परमानेंट मैग्नेट रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी दोनों की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं इनके लिए रिटेंटिविटी एंड कोअर्सिविटी दोनों की वैल्यू लो होनी चाहिए। ये वैल्यूज लो होंगी तभी हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को गायब कर पाएंगे, हटा पाएंगे, नहीं तो वो फिर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट बन के रह जाएगी। मान लो मुझे यहाँ से कोई कार को उठाना है, तो मैंने यहाँ से करंट ऑन किया, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन गई, कार को मैंने उठाया। अब मेरे कार को छोड़ना है, मैंने यहाँ से करंट ऑफ कर दिया, लेकिन उसकी रिटेंटिविटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर वो अभी भी मैग्नेट बनी हुई ही है, तो कार टपकेगी ही नहीं, नीचे गिरेगी ही नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी रिटेंटिविटी और कोएसिविटी स्मॉल होना ज़रूरी है। जब ऐसा होता है इन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, या फिर इसको बोलेंगे मैं सॉफ्ट आयरन कोर भी बोल सकता हूँ। सॉफ्ट आयरन कोर जो कि ट्रांसफार्मर्स में यूज होता है, मोटर्स में यूज होता है, सब जगह पे ये यूज होएगा। ओके, इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लो रिटेंटिविटी एंड लो कोएसिविटी, है ना। तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। बहुत जगह इसका सोल्यूशन गलत होता है, बहुत जगह डी मार्क किया होता है कि हाई रिटेंटिविटी एंड लो कोएसिविटी, या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन हमें दोनों चीज़ें लो चाहिए होती हैं। गलती मत करना, आंसर इसका सी होगा। इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया है, और अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लो, फॉलो का बटन दबा देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम डिस्कस कर लेंगे जिसको जो भी डाउट पूछना आज की क्लास से रिलेटेड। प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे हर हफ्ते नए नए कोर्सेज और बैचेस लॉन्च होते हैं। इंडिया की टॉप फैकल्टी से आप वहाँ पे पढ़ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनल कोच, आपको मेंटोरशिप मिलती है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, गाइडेंस मिलेगी, सही समय पे सही जगह पहुँचोगे। खुद से मेहनत करोगे तो भी पहुँच सकते हो, लेकिन चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। प्लस ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। यूज़ माई कोड विक्रांत फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इस सीरीज़ के सभी नोट्स के लिए आपको आ जाना है bit.ly/physics एंड गेम पे। सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और दिस इज़ द टाइम फॉर आफ्टर क्लास पार्टी। बताओ किसको किसको क्या क्या पूछना है, क्या क्या मस्ती चल रही है यार, बताओ। बहुत दिन हो गए आफ्टर क्लास पार्टी के। प्लीज़ यार अब तो वीडियो ऑन कर लो सब लोग। हेलो हेलो हेलो, कोई ऑन करेगा? कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा।
बोलो यार, आज तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। हेलो सर, यस। ये का चैनल आप कब स्टार्ट करेंगे फिर से? यार व्लॉगिंग का यार 12 सितंबर के बाद ही होगा। अभी तुम लोग भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत करता हूँ थोड़ी। ब्लॉगिंग नहीं सर, तो भूत वाला चैनल है ना। वो तो और उसके बाद होगा, पहले व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। यार कोई एडिटर मिल जाए मेरे को तो मैं कहानियां तो बहुत सारी सुना दूं भूत की। कोई एडिटर मिल आप जाए भी तो अभी अच्छा एडिटर हो सर। पढ़ाऊं या वीडियो एडिट करूं, बता दो, मैं वही कर लूंगा। बोलो, दिन में घंटे 24 ही हैं, सोना मेरे को 8 घंटे है, बचे हुए 16 घंटे में क्या करना है? भूत की कहानियां बनानी है कि नीट फिजिक्स पढ़नी है? आपका इतना अच्छा सेटअप कैसे है, कैमरा सेटअप और पूरा जो आपने अरेंजमेंट करते हो? यार मेरा फिल्म मेकिंग से बैकग्राउंड है ना, तो मेरे को ये कैमरा वैमरा खेलने में ना मजा आता है थोड़ा सा। और बताओ, कौन कौन इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता है मेरे को? चलाते ही नहीं सर। चलाते ही नहीं, चलो अच्छी बात है, मत चलाओगे, बात नहीं। हेलो सर। यस। हाँ सर, आपको बंगाली आती है? आमी बांग्ला जानी ना। रोहित इतना सर को इस- थोड़ा बहुत आता है, रोहित सर ने बोला क्लास में। नहीं मुझे इतना ही आता है। मैं सीखने की कोशिश करी थी यार, मैं सीख नहीं पाया, मैं थोड़ा आलसी हो गया था कॉलेज में। बाकी चीज़ मैं फोटोशॉप सीखने लग गया था, तो कोशिश तो करी थी पर सीख नहीं पाया। कोई बात नहीं। एंड आई थिंक आफ्टर क्लास पार्टी काफ़ी हो गई, आप लोग कुछ बात कर नहीं रहे हो। मिलते हैं, बाय बाय। इंट्रो आने का Bye, sir. टाइम हो गया। Thank भिशुम you. भिशुम भिशुम।